नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री विद केवी चौधरी में। हम राजस्थान के राजवंशों का इतिहास पढ़ रहे थे और राजवंशों के इतिहास में हमने मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुहिलों की कुछ और शाखाएं जिन्होंने राजस्थान में शासन किया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा के गुहिलों के बारे में हम पढ़ेंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा के गुहिल वंश के बारे में। ये अपने मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश से अलग हुई शाखा है जिन्होंने राजस्थान में विभिन्न रियासतों पे शासन किया। हमने देखा था ये आपका मेवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ में करण सिंह के पुत्र शेम सिंह और राहब से दो सिसोदिया शाखाएं बनती है। शेम सिंह रावल शाखा को आगे बढ़ाते हैं और राहब से सिसोदिया गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना होती है। जब तक रावल शाखा ने शासन किया, इनका रावल शाखा का अंतिम शासक जो रतन सिंह था, रतन सिंह के बाद में सिसोदिया शाखा के राणा हमीर ने मेवाड़ पर शासन किया था। क्षेम सिंह के बाद में एक शासक बनते हैं सामंत सिंह। जब सामंत सिंह यहाँ मेवाड़ के शासक थे सामंत सिंह, तब 1177 ईस्वी में जालोर के शासक थे कीर्तिपाल। जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने 1178 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। जब सामंत सिंह मेवाड़ के शासक थे तो सामंत सिंह को मेवाड़ पर कीर्तिपाल का अधिकार होने पर सामंत सिंह दक्षिण में आ गए थे वागड़ क्षेत्र में। वागड़ जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया प्राचीन समय में वागड़ कहलाता था। ये सामंत सिंह वागड़ में आके गुहिल वंश की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं बड़ौदा को। बड़ौदा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया सामंत सिंह ने और वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं गुहिलों की डूंगरपुर में जो शाखा थी उसकी शुरुआत हमने देखा कि सामंत सिंह ने की। सामंत सिंह ने वागड़ के परमारों को हराकर वागड़ के परमारों को हराकर गुहिल वंश की स्थापना की। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की सामंत सिंह ने और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई बड़ौदा को। बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। गुजरात के शासक थे भीमदेव द्वितीय। ये सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव द्वितीय। इन्होंने सामंत सिंह को वागड़ राज्य से निष्कासित कर दिया। वागड़ राज्य पे आक्रमण किया और सामंत सिंह को वागड़ से निष्कासित कर दिया। वागड़ से निष्कासित होने के बाद में सामंत सिंह पृथ्वीराज तृतीय के सामंत थे। पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग करते हुए पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग करते हुए
वीर गति को प्राप्त होते हैं। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का तराइन के युद्ध में साथ दिया और ये तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस तरह वागड़ में सामंत सिंह ने वागड़ में परमारों को परास्त करके घुइल वंश की स्थापना की थी, लेकिन सामंत सिंह पृथ्वीराज तृतीय का सामंत था और पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव द्वितीय गुजरात का शासक था। भीमदेव द्वितीय गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के बीच में शत्रुता थी, जिसका खामियाजा सामंत सिंह को भी भुगतना पड़ा और भीमदेव द्वितीय ने सामंत सिंह पर आक्रमण करके इसको वागड़ से निष्कासित कर दिया। अब हम देखते हैं सामंत सिंह के बाद में वागड़ का अगला शासक, डूंगरपुर का अगला शासक कौन बनता है? घुइल वंश का अगला शासक। इसके उत्तराधिकारी जैत सिंह ने पुनः वागड़ पर अधिकार किया था। सामंत सिंह से भीमदेव द्वितीय ने इसको हरा दिया था। जैत सिंह ने पुनः वागड़ पर अधिकार किया। जैत सिंह के बाद में इसके उत्तराधिकारी बनते हैं सिंहड़ देव और देवपाल। इनके बाद में शासक बनते हैं वीर सिंह। वीर सिंह 1226 ईस्वी से लेके 1303 ईस्वी तक डूंगरपुर के शासक रहते हैं वीर सिंह। ये देवपाल के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने डूंगरिया भील को परास्त किया। डूंगरिया भील को परास्त करके इन्होंने डूंगरिया भील को परास्त किया और वागड़ साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में और भी शासक बनते हैं भुजंड, डूंगर सिंह और करम सिंह। भुजंड, डूंगर सिंह और करम सिंह वागड़ के शासक बनते हैं। डूंगर सिंह ने डूंगरपुर को राजधानी बनाया। डूंगर सिंह से पहले तक के शासकों की राजधानी बड़ौदा रही। इसके बाद में डूंगर सिंह ने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था और ये सभी शासक आहट से संबंधित थे। डूंगरपुर के शासक आहट से संबंधित होने के कारण अहेड़िया कहलाए। करम सिंह का उत्तराधिकारी होता है कानड़ देव। करम सिंह का उत्तराधिकारी कानड़ देव ने डूंगरपुर के द्वार बनवाए थे। डूंगरपुर के द्वार बनवाए और डूंगरपुर का विकास करने में अपना सहयोग दिया था। इसके बाद अगले जो शासक बनते हैं प्रताप सिंह। डूंगरपुर के अगले शासक बनते हैं प्रताप सिंह। इनका ये पाता रावल नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने निर्माण कार्य करवाए। पोतला तालाब और पोतला द्वार बनवाया इसने। पोतला द्वार बनवाया। ये पाता रावल के नाम से विख्यात थे। इनका उपनाम था पाता रावल प्रताप सिंह का। इन्होंने पोतला तालाब बनवाया और पोतला द्वार का निर्माण करवाया। इनके बाद में शासक बनते हैं गोपीनाथ। चौदह 1424 ईस्वी से लेके 47 ईस्वी तक
गोपीनाथ के समय गुजरात के शासक डूंगरपुर पर आक्रमण करते हैं। गुजरात के शासक अहमद शाह, गुजरात के शासक अहमद शाह गुजरात के शासक अहमद शाह ने वागड़ पर आक्रमण किया था गोपीनाथ के समय। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि कुंभा ने इनको गुजरात के आधिपत्य से मुक्त करवाया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें ये जानकारी मिलती है कि कुंभा ने गोपीनाथ को कुंभा ने गुजरात के आधिपत्य से मुक्त करवाया। गुजरात के शासक अहमद शाह ने गोपीनाथ पर आक्रमण करके वागड़ साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें ये जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने गोपीनाथ को गुजरात के आधिपत्य से मुक्त करवाया था। और गोपीनाथ ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया डूंगरपुर में। सोमनाथ मंदिर और गेप सागर झील का निर्माण करवाया गोपीनाथ ने। सोमनाथ मंदिर और गेप सागर झील का निर्माण करवाया था। इनके बाद में एक शासक होते हैं सोमदास। सोमदास के समय महमूद खिलजी जो मालवा के शासक थे, महमूद खिलजी ने सोमदास को पराजित किया। सोमदास पर आक्रमण किया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने सोमदास को परास्त किया। इनके बाद में एक शासक आते हैं गंगादास। ये गांगेय या गंगा के नाम से प्रसिद्ध थे। गांगेय और गंगा नाम से प्रसिद्ध। गंगादास गांगेय या गंगा नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने भीलों के उपद्रव को शांत किया। इनके समय में डूंगरपुर में भीलों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था, तो इन्होंने भीलों के उपद्रव को शांत किया। गंगादास ने इनके बारे में वनेश्वर शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। वनेश्वर शिलालेख जो डूंगरपुर से प्राप्त होता है, वनेश्वर शिलालेख, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने ईडर के शासक बाण को परास्त किया था। बाण कहाँ का शासक था? ईडर। इन्होंने ईडर के शासक बाण को परास्त किया। गंगादास ने ईडर के शासक बाण को परास्त किया था। इनके बाद में अगले शासक बनते हैं उदय सिंह। उदय सिंह का कार्यकाल 1437 से 1527 ईस्वी तक था। 1527 ईस्वी तक उदय सिंह शासक बनते हैं। उदय सिंह के समय वागड़ राज्य दो भागों में बंट गया था। उदय सिंह ने पूर्वी वागड़ राज्य और पश्चिमी वागड़ राज्य अपने दो पुत्रों में बांट दिया था। उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की। महाराणा सांगा की सहायता की। ये युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनका पुत्र जगमाल है वो घायल हो जाता है खानवा के युद्ध में। उदय सिंह ने वागड़ राज्य दो
भागों में बांट दिया था। उदय सिंह ने अपने वागड़ साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। वागड़ राज्य को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। जो पश्चिमी भाग था डूंगरपुर, पश्चिमी भाग डूंगरपुर, ये अपने बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह को दे दिया। और जो पूर्वी भाग था बांसवाड़ा, पूर्वी भाग बांसवाड़ा अपने दूसरे पुत्र जगमाल को दे दिया। उदय सिंह ने वागड़ साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी भाग जो डूंगरपुर था, पृथ्वी सिंह अगला शासक बनता है, और पूर्वी भाग इसका बांसवाड़ा जगमाल को शासक बना देते हैं। और उदय सिंह है वो खानवा के युद्ध में वीर। उदय सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं पृथ्वी सिंह, 1527 से 49 तक। इनका इतिहास में कुछ विशेष योगदान नहीं रहता है। पृथ्वी सिंह के बाद में शासक बनते हैं आसकरण। 1549 से लेके 1580 ईस्वी तक आसकरण वागड़ के शासक बनते हैं। आसकरण ने 1577 ईस्वी में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल अधीनता स्वीकार कर ली 1577 ईस्वी में। और आसकरण मुगलों की सेना में रहते हुए कहीं भी युद्ध के लिए नहीं गया था। कहीं भी युद्ध लड़ने नहीं गया। इन्होंने मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी। मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी। और आसकरण की पत्नी प्रेमल दे ने, आसकरण की पत्नी प्रेमल दे ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। आसकरण के बाद में अगले शासक बनते हैं राम सिंह। ये वागड़ के राम सिंह वो शासक थे जिन्होंने मराठों को कर देना स्वीकार किया। मराठों को कर देना स्वीकार किया। राम सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं शिव सिंह। शिव सिंह इन्होंने डूंगरपुर में गौरीबाई मंदिर का निर्माण करवाया। गौरीबाई मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी माता ज्ञानकुंवरी की याद में एक शिवालय का निर्माण करवाया था। डूंगरपुर में एक शिवालय का निर्माण करवाया। इसी को एक थम्बिया महल कहा जाता है। अपनी माता ज्ञानकुंवरी की याद में इन्होंने एक शिवालय का निर्माण करवाया था। इसी शिवालय को एक थम्बिया महल कहा जाता है। और बाजीराव प्रथम ने शिव सिंह से भी कर वसूल किया था। बाजीराव प्रथम ने इनसे 3 लाख रुपए वसूल किए। 3 लाख रुपए वसूल किए।
ये थे शिव सिंह। शिव सिंह के बाद में शासक बनते हैं जसवंत सिंह सेकंड। शिव सिंह के बाद में शासक बनते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह सेकंड 1808 से लेके 1845 तक। जसवंत सिंह सेकंड इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि कर ली थी 1818 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने जसवंत सिंह से डूंगरपुर छीनकर कुछ समय के लिए दलपत सिंह और फिर दलपत सिंह व फिर उदय सिंह को सौंप दिया। जसवंत सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं उदय सिंह। अगले शासक बनते हैं उदय सिंह। 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। 1857 की क्रांति के समय उदय सिंह शासक थे और नीमच की आंदोलनकारी सेना को रोकने में अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की थी। नीमच की सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की थी। उदय सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और इन्होंने नीमच की आंदोलनकारी सेना को रोकने में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा उदय विलास महल का निर्माण उदय सिंह ने करवाया। उदय विलास महल का निर्माण करवाया। उदय सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं विजय सिंह। 1898 से लेके उदय सिंह का काल था 1845 से 1898 और विजय सिंह 1898 से लेके 1918 ईस्वी तक डूंगरपुर के शासक रहे। विजय सिंह नाबालिग थे, इसलिए अंग्रेजों ने ही शासन किया था इनके स्थान पे। नाबालिग थे। शासन प्रबंध है वो काउंसिल द्वारा शासन प्रबंध किया गया। विजय सिंह नाबालिग थे और 1909 में इनको शासनाधिकार सौंपे। विजय सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं लक्ष्मण सिंह। अगले शासक बनते हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह 1918 से लेके 48 ईस्वी तक नहीं, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो लक्ष्मण सिंह थे। ये डूंगरपुर के गुहिल वंश का अंतिम शासक था। डूंगरपुर के गुहिल वंश का अंतिम शासक था। डूंगरपुर के गुहिल वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे लक्ष्मण सिंह। भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे और संयुक्त राजस्थान के उप राज प्रमुख बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का जब राजस्थान का एकीकरण किया गया तो संयुक्त राजस्थान का उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। ये थे डूंगरपुर के शासक। अंतिम डूंगरपुर का गुहिल वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सिंह
जो भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे, और ये राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय संयुक्त राजस्थान का उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। ये था डूंगरपुर का इतिहास, डूंगरपुर के गुहिल वंश का इतिहास। अब हम देखेंगे डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा के गुहिल, बांसवाड़ा के गुहिलों का इतिहास। वागड़ के शासक उदय सिंह के बारे में हमने अभी पढ़ा। डूंगरपुर में वागड़ के शासक जो उदय सिंह है, उन्होंने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। पश्चिमी भाग दिया था, पश्चिमी भाग डूंगरपुर दिया था पृथ्वी सिंह को, और पूर्वी भाग बांसवाड़ा है वो अपने दूसरे पुत्र जगमाल को दिया। ये बांस की बाहुल्यता होने के कारण इस क्षेत्र में बांस के वृक्ष अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा था। बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं जगमाल, जो गुहिल वंश के संस्थापक है बांसवाड़ा में। जगमाल ये उदय सिंह के पुत्र थे। इन्होंने खानवा के युद्ध में उदय सिंह के साथ थे, ये पिता पुत्र दोनों खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने जाते हैं, तो उदय सिंह को वहां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और जगमाल घायल हो जाता है। इन्होंने बिलेश्वर महादेव मंदिर, जगमाल ने बिलेश्वर महादेव मंदिर, बिलेश्वर महादेव मंदिर और फूल महल और बाईजी तालाब का निर्माण करवाया। फूल महल और बाईजी तालाब का निर्माण करवाया। जगमाल ने बांसवाड़ा में जगमाल ने गुहिल वंश की शाखा को आगे बढ़ाया और इन्होंने बांसवाड़ा में बिलेश्वर महादेव मंदिर और फूल महल और बाईजी तालाब का निर्माण करवाया था। इनके बाद में जो बांसवाड़ा के शासक बनते हैं प्रताप सिंह, प्रताप सिंह 1576 ईस्वी में ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये महाराणा प्रताप के समकालीन थे। 1576 ईस्वी में इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन 1577 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने बांसवाड़ा को मुगलों से स्वतंत्र करवा दिया फिर से। इनके बाद में शासक बनते हैं समर सिंह। समर सिंह 1617 ईस्वी में मांडू, मालवा का स्थान है मांडू, वहां पे जहांगीर से भेंट करते हैं। समर सिंह 1617 ईस्वी में मांडू मालवा स्थान पर जहांगीर से भेंट करते हैं और ये बांसवाड़ा और मुगलों के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करते हैं। और इनके बाद में जो शासक विशन सिंह बनते हैं, विशन सिंह ने मराठों को कर देना स्वीकार किया। मराठों को 1728 ईस्वी में विशन सिंह ने मराठों को कर देना स्वीकार किया। हमने देखा था कि आस्करण ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जो डूंगरपुर राज्य के शासक थे आस्करण, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की इन दोनों जो रियासतें मेवाड़ से अलग होकर बनी थी, इन पर आक्रमण करके इनको मुगलों से आजाद करवाया था। इनके बाद में शासक बनते हैं विशन सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं उमेद सिंह, जो 1818 में
उमेद सिंह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। उमेद सिंह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। उमेद सिंह के बाद में 1857 की क्रांति के समय अगला फैक्ट जो हम याद करेंगे, 1857 की क्रांति के समय लक्ष्मण सिंह शासक थे। की क्रांति के समय लक्ष्मण सिंह शासक थे। इसके बाद में पृथ्वीराज शासक बनते हैं, पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं, पृथ्वी सिंह द्वितीय। इन्होंने बांसवाड़ा की सेना के साथ लेकर मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण किया और गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया। पृथ्वी सिंह द्वितीय ने बांसवाड़ा की सेना लेकर मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण किया और इन्होंने गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया। और पृथ्वी सिंह सेकंड ने किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल, एडवर्ड धर्मशाला और कोलविन म्यूनिसिपल हॉल। म्यूनिसिपल हॉल का निर्माण करवाया। पृथ्वी सिंह द्वितीय ने किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल, एडवर्ड धर्मशाला, कोलविन म्यूनिसिपल हॉल का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने कागदी नदी पर बने ब्रिज का नाम वाइली ब्रिज रखा। कर्जन वाइली के नाम पर वाइली ब्रिज का निर्माण करवाया। इन्होंने कागदी नदी पर ब्रिज का निर्माण करवाया और उस ब्रिज का नाम कर्जन वाइली की नाम पे वाइली ब्रिज रखा था। इनके बाद में जो अगले शासक बनते हैं बांसवाड़ा की, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह 1944 से लेकर 1948 तक ये शासक होते हैं बांसवाड़ा के गुहिल वंश के अंतिम शासक। बांसवाड़ा के गुहिल वंश के अंतिम शासक चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। ये राजस्थान के एकीकरण के समय शासक थे। चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर
हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के बांसवाड़ा रियासत के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह थे, इन्होंने एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा। ये चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के गोहिल वंश के अंतिम शासक थे। अब हम देखेंगे अगली रियासत प्रतापगढ़ के गोहिल वंश के बारे में। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का प्रारंभ मेवाड़ के शासक मोक्कल के भाई थे क्षेमकरण। मोक्कल के पुत्र थे क्षेमकरण। मोक्कल के पुत्र कुंभा और क्षेमकरण। मोक्कल के दो पुत्र हैं, कुंभा और क्षेमकरण। कुंभा तो मेवाड़ के शासक बनते हैं मोक्कल के बाद में, और क्षेमकरण को सादरी की जागीर दी जाती है। ये मोक्कल के पुत्र थे क्षेम सिंह या क्षेमकरण। क्षेम सिंह से प्रतापगढ़ के गोहिल वंश की शुरुआत होती है। क्षेम सिंह संस्थापक है प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का। क्षेम सिंह अपने भाई कुंभा से नाराज होता है, ये सादरी पे तो अधिकार करता है, इसके अलावा बार बार ये मेवाड़ पे आक्रमण करता रहता है, और इनसे सादरी छीन लेने के बाद में प्रतापगढ़ में जो सादरी स्थान है कुंभा ने इनसे छीन लिया। सादरी छीन जाने के बाद ये महमूद खिलजी के पास चला जाता है। छीन जाने के बाद महमूद खिलजी के पास, ये मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम। के पास चला जाता है। इनके बाद में अगला शासक बनता है सूरजमल। ये महमूद खिलजी प्रथम की सहायता से देवलिया पर अधिकार करता है। देवलिया पर अधिकार। क्षेम सिंह के वंशज महमूद खिलजी की कृपा से, इसकी सहायता से आगे जो प्रतापगढ़ का शासन प्राप्त करते हैं, महमूद खिलजी की सहायता से सूरजमल देवलिया पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी बनाता है देवलिया को। देवलिया को अपनी राजधानी किसने बनाया? सूरजमल है। और सूरजमल के बाद में एक शासक के बारे में हम पढ़ते हैं, बाघ सिंह के बारे में। प्रतापगढ़ के ये देवलिया के ठाकुर थे रावत बाघ सिंह, जिन्होंने कर्मावती का साथ दिया था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है जिसमें रावत बाघ सिंह केसरिया का नेतृत्व करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इन्होंने कर्मावती के कहने पर केसरिया का नेतृत्व किया था। रावत बाघ सिंह ने चित्तौड़ के दूसरे शाके के समय, चित्तौड़ के दूसरे शाके के समय केसरिया का नेतृत्व किया। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक थे और वो अल्पायु में थे। उस समय कर्मावती उनकी संरक्षिका थी। कर्मावती के कहने पर बाघ सिंह ने, रावत बाघ सिंह देवलिया के ठाकुर थे। रावत बाघ सिंह प्रतापगढ़ में देवलिया के ठाकुर रावत बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया और वीरगति को प्राप्त हुए। इससे पहले इन्होंने महाराणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था। सांगा का खानवा के युद्ध में
साथ दिया, इसकी सहायता की थी महाराणा सांगा की रावत बाघ सिंह ने, और इन्होंने चित्तौड़ के दूसरे साके के समय केसरिया का नेतृत्व किया था। बाघ सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने एक मुगलों का सेनापति था मावत खां ने विद्रोह किया। विद्रोह करने पर इसको शरण दी थी मावत खां को। विक्रम सिंह ने मुगलों के सेनापति था, ये मुगलों से विद्रोह करने वाले मावत खां को शरण दी थी विक्रम सिंह ने। विक्रम सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं हरि सिंह। इनके बारे में जो एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, एक एक दो लाइनें इनके बारे में हमें मिलती है। हरि सिंह ने 1648 में शाहजहां से खिलत प्राप्त की और हरि सिंह का कवि था गंगाराम। इनका दरबारी कवि गंगाराम, इन्होंने हरिभूषण महाकाव्य की रचना की। हरिभूषण महाकाव्य की रचना की। कवि गंगाराम ने हरिभूषण महाकाव्य की रचना की। इस हरिभूषण महाकाव्य से हमें प्रतापगढ़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। हरि सिंह के बाद में प्रताप सिंह शासक बनते हैं। प्रताप सिंह, इन्होंने देवलिया के पास डोडेरिया खेड़ा नामक स्थान पे प्रतापगढ़ कस्बा बसाया था। प्रताप सिंह ने देवलिया के पास में डोडेरिया खेड़ा नामक स्थान पे प्रतापगढ़ कस्बा बसाया अपने नाम से। प्रताप सिंह के बाद में अगले शासक है सालम सिंह, मराठों को कर देने वाले प्रतापगढ़ के गुहिल वंश के शासक थे सालम सिंह। इन्होंने मराठों को कर दिया। सालम सिंह के समय मराठों ने प्रतापगढ़ से कर वसूल किया। सालम सिंह के बाद में सामंत सिंह शासक बनते हैं। सामंत सिंह ने अंग्रेजों से 1818 ईस्वी में संधि कर ली, अंग्रेजों से सहायक संधि की। सामंत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी और अपने पुत्र दीप सिंह को अंग्रेजों की राज्य में उत्पात मचा रहे थे दीप सिंह, तो दीप सिंह को अंग्रेजों की सेना की सहायता से कैद कर लिया था, ग्वालियर में नजरबंद किया। ग्वालियर में सामंत सिंह के पुत्र थे दिलीप सिंह, जो उनके राज्य में उत्पात मचा रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेजों की सेना की सहायता से दिलीप सिंह को कैद कर लिया और ग्वालियर में इनको नजरबंद कर दिया। सामंत सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं दलपत सिंह। प्रतापगढ़ के अगले शासक बनते हैं दलपत सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। दलपत सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने डूंगरपुर के जसवंत सिंह सेकंड
जसवंत सिंह सेकंड से नाराज होकर कुछ समय के लिए दलपत सिंह को डूंगरपुर का शासक बना दिया था। दलपत सिंह को सौंपा था। दलपत सिंह के बाद में शासक बनते हैं उदय सिंह। इन्होंने देवलिया के स्थान पर प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया। दलपत सिंह तक राजधानी प्रतापगढ़ की देवलिया थी। दलपत सिंह के बाद में शासक बनते हैं उदय सिंह, जिन्होंने देवलिया के स्थान पर प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और इन्होंने प्रतापगढ़ में सती प्रथा व कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। उदय सिंह ने सती प्रथा और कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया प्रतापगढ़ में। और इनके काल में 1881 ईस्वी में प्रतापगढ़ में पहली जनगणना हुई। प्रतापगढ़ में पहली जनगणना। सती प्रथा और कन्यावध पे प्रतिबंध लगाते हैं ये। और 1881 ईस्वी में इनके काल में प्रतापगढ़ में पहली जनगणना होती है। उदय सिंह के बाद में अगले शासक रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह 1890 ईस्वी से लेके 1929 ईस्वी तक रघुनाथ सिंह प्रतापगढ़ के शासक रहते हैं। इनके समय में मेवाड़ को प्रतापगढ़ में सीता माता क्षेत्र को लेकर विवाद होता है। सीता माता क्षेत्र को लेकर विवाद होता है, जिसने बाद में प्रतापगढ़ के अंतर्गत सीता माता क्षेत्र माना जाता है। रघुनाथ सिंह के समय विवाद होता है। और 1904 ईस्वी में इन्होंने सालिमशाही रुपए की जगह कलदार का प्रचलन किया। रघुनाथ सिंह के बाद में राम सिंह शासक बनते हैं। राम सिंह ये प्रतापगढ़ के गोहिल वंश के अंतिम शासक है। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश के अंतिम शासक राम सिंह ये थे। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश के शासक है। अब हम देखते हैं शाहपुरा के बारे में। शाहपुरा एक छोटी सी रियासत थी राजस्थान में। जब हम एकीकरण पढ़ते हैं तो जिन 19 रियासतों के बारे में पढ़ते हैं, सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से वो थी शाहपुरा रियासत। ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। अमर सिंह का पुत्र सूरजमल को यह जागीर के रूप में प्राप्त होती है। सूरजमल को जागीर के रूप में प्राप्त होती है। ईस्वी में शाहजहां को सुजान सिंह को शाहपुरा रियासत का स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। शाहपुरा रियासत का
शासक घोषित। अमर सिंह के पुत्र सूरजमल को शाहपुरा रियासत जागीर के रूप में मिलती है। और 1631 ईस्वी में सुजान सिंह जब शाहपुरा रियासत का शासक होता है तो शाहजहां सुजान सिंह के समय सुजान सिंह को शाहपुरा रियासत का स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं मुगल बादशाह शाहजहां। 1631 ईस्वी में इनको, और शाहपुरा का जो अंतिम शासक था, अंतिम सुदर्शन देव। इसके अलावा में शाहपुरा का कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। शाहपुरा रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और अमर सिंह का पुत्र सूरजमल सबसे पहले इसको एक जागीर के रूप में प्राप्त करता है। जो ये मेवाड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इससे अलग होकर ये छोटी सी जागीर एक रियासत का रूप ले लेती है जब 1631 में सुजान सिंह के समय शाहजहां इनको स्वतंत्र घोषित कर देता है इस रियासत को। और अंतिम शासक ये था डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत के गुहिलों का इतिहास। अब गुहिल सिसोदिया वंश जो राजस्थान के इतिहास में राजवंशों के अंतर्गत गुहिल सिसोदिया वंश का इतिहास होता है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।